हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे घटना चक्र के सब्जेक्ट हिस्ट्री को। हिस्ट्री के जो भी यहाँ पे चैप्टर होंगे उन्हें हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम जो भारतीय इतिहास का क्या है पूर्वावलोकन घटना चक्र का, उसको हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे, कवर करेंगे। इसमें हम देखते हैं पहले क्या क्या चैप्टर है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें ये सारे चैप्टर हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद प्राचीन के बाद हम चलेंगे मध्यकालीन पे और उसके बाद आधुनिक भारत पे। एक एक लाइन, एक एक डाटा, एक एक फैक्ट, पूरा हिस्ट्री का हम कवर करेंगे यहाँ से। भारतीय इतिहास का जो पूर्वावलोकन है इसमें से। यहाँ पे जो दोस्तों जो मैं पीडीएफ यूज़ करूँगा इसमें ये 2022 तक का है। कहाँ 2022 तक का है। और 2023 और 2024 के लिए मेरे पास 2024 की जो अभी बुक आई है जिसमें सारा सब्जेक्ट एक में ही है, पूरा मतलब मिला करके जो एक सब्जेक्ट आया है घटना चक्र का, वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो 2022 का ये और प्लस 2024 का जो सिंगल आया है बुक जिसमें सारा सब्जेक्ट है, वो मिला करके हम यानी कि कंप्लीट 2023 तक का पूरा अच्छे से कवर करेंगे हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से। और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पाषाण काल। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो का। तो ये पहला वीडियो होगा और मैं अपने चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें अभी मैं अपलोड किया हूँ घटना चक्र का जियोग्राफी। उसमें अब हम एक और प्लेलिस्ट ऐड करेंगे, वो होगा घटना चक्र का हिस्ट्री का। तो अगर आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना होगा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में प्रॉपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बाहर अच्छे से लिखा हुआ है घटना चक्र हिस्ट्री। तो आप जाइए वहाँ पे देखिए और अच्छे से इसको कवर करिए। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से, प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल टॉपिक से। ये ऐसा टॉपिक है बहुत लोगों को बोरिंग फील होता है यहाँ पे कि पता नहीं क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या बात कर रहा है ये, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। तो मतलब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल से सब कुछ बताएंगे और हमारा पूरा फोकस बस इस पे होगा कि हमारा इस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आ रहा है तो वो छूटे ना। तो इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे इसको। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, पाषाण काल। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जैसा भी आपका रिव्यू होगा वो कमेंट जरूर करिएगा। हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे उसको। तो क्या कह रहा है पाषाण काल में, देखते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, सबसे पहले इतिहास को बांट रहा है वो दो प्रकार में। सबसे पहले मान लीजिए अगर यहाँ पे इतिहास है, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि यहाँ के लिए हमें एक डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए। ऐसे लिखिए डायरेक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे लिखिए इतिहास, उसके बाद ऐसे डेश दे करके यहाँ पे दो ऐसे बनाइए। यहाँ पे लिखिए आप प्राग ऐतिहासिक और फिर यहाँ पे लिखिए आद्य ऐतिहासिक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे नीचे कोष्टक में लिखिए कि लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। और यहाँ पे क्या है, लिखित साक्ष्य है बट पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिखे यहाँ पे लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पे हमने इतिहास को सबसे पहले दो भागों में बांट लिया, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल वो है जहाँ हमें साक्ष्य तो है और हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, और जहाँ से लिखित विवरण मिल रहे हैं उसे हम लोग बोल रहे हैं ऐतिहासिक काल। तो ये जानना भी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। आगे पढ़िए। प्राग इतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, जो कि है आहार, जारवे और भी आगे है आदि, आती है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक है उसमें कौन सा है, पाषाणकालीन सभ्यता, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें है सिंधु घाटी और ताम्र सभ्यता। तो आपने जो चार्ट बनाया है उसमें आप लिख लीजिए प्राग ऐतिहासिक के नीचे क्या चीज़, पाषाणकालीन सभ्यता, और जो आप इधर लिखे हैं राइट हैंड में आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, कोष्टक में आहार, जोरवे आदि। ये हो गया हमारा चार्ट। आगे बढ़िए।
आगे क्या लिखा है, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं पाषाणकालीन सभ्यता जो किसमें है, वो है प्रागैतिहासिक काल के बाद हमने देखा क्या, पाषाण युग। तो यहाँ पे देखिए ये बात हो रही है जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसको हम लोग बांट रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति। क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति, किसको, प्रागैतिहासिक काल को। ओके, उसके बाद हमने इसको भी आगे बांटा है 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अभी इसी की बात हो रही है बस, अभी इस पर ध्यान रखिए। तो आप इसके नीचे ये चार्ट बना लीजिए, इसके नीचे ऐसे बना लीजिए और फिर इसके नीचे 3 तीर दे करके ये तीनों लिख लीजिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हो गया, आगे बढ़िए। ये देखिए, उपकरणों की अधिकता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। इसमें जो ये पहला काल है, अभी इसको फिर से हम लोग बांट रहे हैं 3 काल में। कौन कौन सा, पूर्व पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण और लास्ट में उच्च पूरा पाषाण। बस आप ऐसे लिख लीजिए, पूरा पाषाण के आगे पूर्व, मध्य और उच्च। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिखिए पूर्व, मध्य और उच्च। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, पूरा पाषाण काल में क्रोड़ उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं बिदारणी, ठीक है। ये इसके बाद देखिए, मध्य पूरा पाषाण फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। यानी सी अब आप यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक देखने के बाद आपको बस ये जानना है कि पूरा पाषाण काल ये जो है इसका विभाजन हुआ है 3 प्रकार में, पूर्व, मध्य और उच्च रूप में। ओके, तो ये हमें पहला नहीं जानना है और ये तीसरा नहीं जानना है, हमें बस ध्यान देना है दूसरे वाले पे। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है कि फलक, ये देखिए फलक संस्कृति किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को। यहाँ से ये प्रश्न बनता है, तो बस हमें इस पर नोटिस करना है, बाकी आप ऐसे आराम से इसको ये दोनों छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या लिखा है, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है अब इस समय, से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें बस ये ध्यान देना है कि एग्जाम में हमारे डायरेक्ट आता है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति किस नदी के किनारे डेवलप था, तो वो था सोहन नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लाइन आपके एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्या है, सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरम पक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। क्या बात कर रहा है, अभी हमने देखा था ये पाकिस्तान की बात हो रही थी, अब देखते हैं इंडिया में कहाँ पे क्या है। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरम पक्कम, ये जो एरिया है कहाँ पे, ये दोनों एरिया है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। वहाँ से हमें कौन सी संस्कृति मिली है, हैंडेक्स संस्कृति, यानी कि मतलब जो हाथ से जो औजार बनाते थे पत्थर के, वो संस्कृति मिली हमें तमिलनाडु से। कौन सी संस्कृति है, हैंड एक्स। क्या लिखा है, हैंड एक्स। तो हैंडेक्स जो संस्कृति है ये कहाँ से मिली हमें, तमिलनाडु से। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि हैंड एक्स संस्कृति कहाँ पे मिली है हमें, तो वो मिली है तमिलनाडु में। या तो तमिलनाडु दे देगा या फिर इन दोनों जगह में से कोई एक नाम दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है, इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। ये बेसिक सा पत्थर है कि ऐसे जो है, फिर कुछ पत्थर ऐसे है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप इसको आराम से इसको छोड़ सकते हो, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक कौन है, वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट, ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। कहाँ से, पल्लवरम से। ओके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ पे बस आप ये ध्यान दीजिए कि इनका नाम ये और
सन याद रखिए। ये क्या है, ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद है। बस आगे बढ़िए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या है, उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। ओके, आगे बढ़िए। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहंग घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अभियान अनुसंधान किए। इसको ऐसे ही पढ़िए और छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। ये देखिए बेलन घाटी इम्पोर्टेंट है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। बेलन घाटी कहाँ पे है ये दोस्तों इलाहाबाद में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा। बेलन घाटी कहाँ पे है, ये इलाहाबाद के पास है। आगे बढ़िए। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, ये हो रही है पूर्व पूरा पाषाण काल, जहाँ पे हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसमें भी हमने पूरा पाषाण काल को पूर्व, मध्य और उच्च में बांटा था। तो उसमें ये बात हो रहा है पूर्व पूरा पाषाण का। तो आपने जो अभी ऐसे चार्ट बनाया है अभी, उसमें पूर्व का, मध्य का और उच्च का। तो पूर्व के नीचे आप यहाँ पे लिख लीजिए ये जगह कौन सा, बेलन घाटी इलाहाबाद। बेलन घाटी इलाहाबाद लिख लीजिए। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से, ठीक हमने देख लिया है। आगे देखते हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसकी बात हो रही है अब हमने ये देख लिया ना, ये पूर्व पुरापाषाण देख लिया। अब हम देख रहे हैं कौन, मध्य पुरापाषाण। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो संस्कृति है फलक संस्कृति, ये इसी समय की है, मध्य पुरापाषाण, यानी कि इसी को हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या फिर उच्च पुरापाषाण काल, तो ध्यान देना है मध्य पुरापाषाण काल को ही बोलते हैं फलक संस्कृति। ओके, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। ठीक है, यह क्या बता रहा है कि जो पुरापाषाण काल के जो मानव थे वो टोटली डिपेंड थे किस पे, नेचर पे। मतलब उस समय कोई भी वहाँ पे कोई कृषि का सिस्टम नहीं था अभी। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। इस पे, शिकार पे, यानी कि वो लोग मांसाहारी थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। कंदमूल मतलब जो जंगलों से मिलते थे फल मूल, उसी पे ये डिपेंड रहते थे। आगे देखिए। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चे मांस खाते थे। कौन, पुरापाषाण काल के लोग। आगे बढ़िए। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। तो आपने जो ये चार्ट में अपने बनाया है पुरापाषाण कालीन, तो उसके नीचे आप लिख लीजिए ऐसे ही कि ये लोग क्या थे, ये लोग शिकारी थे। ऐसे लिख लीजिए शिकारी, फिर लिख लीजिए खाद्य संग्राहक, फिर नीचे लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे डैश दे करके यहाँ पे कि मतलब नो पशुपालन और नो कृषि। मतलब अपने भाषा में आप किसी तरह से लिख लीजिए बस छोटे से फॉर्म में कि ये जो पुरापाषाण काल है, यहाँ पे लोग शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। उस समय नो पशुपालन, मतलब पशुपालन का सिस्टम नहीं था। नो कृषि, यानी कि कृषि भी उस समय नहीं होती थी। आगे बढ़िए। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र पेंटिंग खोज निकाले। आगे बढ़िए। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार है। ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है मध्य पाषाण काल की। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसमें हमने पूर्व, मध्य और उच्च के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमें बस ध्यान देना था ये जो मध्य पुरापाषाण काल है उसमें क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कौन सी संस्कृति बोल रहे थे, इसको हम लोग बोल रहे थे, हमने यहाँ पे देखा है फलक संस्कृति। ओके, तो इसमें बस हमें यही नोटिस करना था। तो पुरापाषाण काल के बाद हम आ गए हैं कहाँ पे, मध्य पाषाण काल पे।
तो अब मध्य पाषाण काल में देखिए 3 ऐसे आप डैश लगा दीजिए, फिर देखिए वहाँ पे क्या क्या नोटिस करने वाला है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। तब आप डैश के नीचे लिख लीजिए लंघनाज गुजरात। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार दे देता है जगह का नाम और पूछता है कि ये किस काल का स्थल है, वो पूरा पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है कि नव पाषाण काल का है। तो इसलिए जो आपने ये हेडिंग बनाया है मध्य पाषाण काल, उसके नीचे डैश लगा करके यहाँ पे बस ऐसे लिख लीजिए लंघनाज पुस्तक में गुजरात। क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए कि लंघनाज किसका स्थल है तो वो है मध्य पाषाण काल का, और यदि एग्जाम में ये पूछ दे कि लंघनाज मध्य पाषाण काल का स्थल किस राज्य में है तो वो गुजरात में है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ, तो ऐसे नोट्स बनाइए। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है, यहाँ से लघु पाषाणों प्रकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से? लंघनाज से। आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण कालीन महदहा जो है प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ है वहाँ पे है महदहा। वहाँ पे मध्य पाषाण कालीन का देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जाम में कि किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से हमें हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वो है महदहा। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इम्पॉर्टेंट है, आप इसके नीचे फिर से लिख लीजिए डैश लगा के, आपने अभी ये जगह लिखा है ना लंघनाज गुजरात, वैसे लिख लीजिए यहाँ पे महदहा और लिख लीजिए आगे प्रतापगढ़ यूपी। आगे बढ़िए, जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। यहाँ पे आप ये नाम भी रखिएगा इम्पोर्टेंट। अब क्योंकि क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है तो आपको अब ये चीज़ नोटिस करना पड़ेगा। अभी पिछले 3-4 साल पहले आप ये नाम ऐसे आराम से छोड़ सकते थे, बट क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है डे बाय डे, तो आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि ये जो महदहा है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का, उसको 3 क्षेत्रों में किसने बांटा है, तो वो जी.आर. शर्मा जी ने बांटा है। कैसे कैसे बांटा है वो देखिए। उन्होंने बांटा है उस क्षेत्र को, महदहा को, एक झील क्षेत्र में, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में। कौन से एरिया की बात हो रही है? ये महदहा प्रतापगढ़ को बांटा गया है। यानी कि जो एरिया मिला है वहाँ पे जी.आर. शर्मा जी को फील हुआ है ये सब कुछ देख करके, समझ करके कि यहाँ पे एक झील एरिया था, यहाँ पे एक बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था और यहाँ पे एक कब्रिस्तान निवास क्षेत्र था। आगे बढ़िए, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, ये किसी पुस्तक की बात हो रही है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव स्वधान ज्ञात हुए हैं। ओके, आप इसको ऐसे ही पढ़िए, छोड़ दीजिए। बस आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये जो जगह है दमदमा, ये कहाँ पे है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा स्थल है? ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, इसके बाद पहले आपने वो लिखा, फिर लिखा महदहा, अब आप लिखिए दमदमा। ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों दमदमा MP में, मध्य प्रदेश में है दमदमा जगह, MP में है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफन हुए मिले हैं। यहाँ पे देखिए युग्म समाधान, यानी कि जो कब्र होता है वहाँ पे युग्म है समाधान, यानी कि डबल, तो ये इम्पोर्टेंट है दमदमा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि युग्म समाधान कहाँ पे मिला है, तो वो दमदमा मिला है। कहाँ पे? दमदमा में, जो कि है कहाँ पे? MP में। इम्पोर्टेंट है। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सा वो एरिया है जहाँ पे 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं, तो वो है दमदमा। इम्पोर्टेंट है, MP का दमदमा। तो यहाँ पे 2 चीज़ फेमस है, एक तो युग्म समाधान है यहाँ पे, और 3 मानव कंकाल एक साथ वहाँ पे पाए गए हैं, यानी कि वहाँ पे दफनाए गए थे। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए,
शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ पे क्या था? 3 मानव कंकाल। अब यहाँ पे क्या है? किस एरिया में? सराय नाहर राय, ये एक जगह है सराय नाहर राय। यहाँ पे क्या मिला है? 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सराय नाहर राय ये है कहाँ पे? ये है यूपी में। ये एक चीज़ ध्यान रखना है, सराय नाहर राय यूपी में है। और दूसरा चीज़ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे 4 मानव कंकाल एक साथ है। कहाँ पे? सराय नाहर राय में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे दमदमा में 3 मिले हैं एक साथ, और सराय नाहर राय क्षेत्र में यहाँ पे मिले हैं 4 मानव कंकाल एक साथ। ये है एमपी में, ये है यूपी में। आगे बढ़िए। ये जो सारा एरिया का नाम मैं बता रहा हूँ, आप जो ये बनाए हो चार्ट मध्य पाषाण का, उसके नीचे आप लिखते जाओ और किस राज्य में वो भी लिखते जाओ। और आगे आप जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ना ये दमदमा, वहाँ पे आप बस ऐसे लिख लीजिए 3, और इसके आगे सराय नाहर के आगे 4, ताकि आपके नोट में जब आप इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे 3 कंकाल है, यहाँ पे 4 कंकाल है। आगे बढ़िए। और कहाँ पे है ये? यहाँ पे। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कहाँ की बात हो रही है? ये सराय नाहर राय की। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस मध्य पाषाण काल के स्थल में कब्रें जो है वो आवास के अंदर स्थित थी? तो वो सराय नाहर राय क्षेत्र है। कौन सा? सराय नाहर राय, यूपी का। यहाँ पे जो कब्रें थी वो मतलब घर के अंदर थी। सिंपल सी बात में ये जानिए। आगे बढ़िए। कब्रें छिछली एवं अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया, किसकी बात हो रही है? विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छत बिछत अवस्था में है। इसको ऐसे पढ़िए और बस आप छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान दीजिए कि ये जो लेखहिया क्षेत्र ये कहाँ पे है? ये है विंध्य क्षेत्र में। बस इतना ही दीजिए ध्यान। आगे बढ़िए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने सभी स्थल का नाम लिखा है मध्य पाषाण काल के नीचे। अब वहीं पे आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या? पशुपालन प्रारंभ, शॉर्ट फॉर्म में पशुपालन प्रारंभ, यानी कि मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ है पशुपालन। सबसे पहली बार पशुओं को पालना स्टार्ट हुआ है तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। आगे बढ़िए। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आजमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत में सबसे पहली बार साक्ष्य कहाँ मिला है पशुपालन का? तो पशुपालन का या तो आपके ऑप्शन में आजमगढ़ होगा या फिर बागोर होगा। इम्पोर्टेंट है। तो आजमगढ़ कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। और बागोर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। तो सबसे पहला पशुपालन का साक्ष्य आजमगढ़ और बागोर में। आगे बढ़िए। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे, यानी कि इनका भी काम धाम पहले के जैसा ही था। तो बस इनमें क्या ऐड हो गया था? पशुपालन। तो इम्पोर्टेंट है, मध्य पाषाण काल में ऐड हो गया था पशुपालन। बाकी सारी चीज़ें उनकी वैसे ही थी जैसे पूरा पाषाण काल में थी। आगे बढ़िए। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है ये भीमबेटका। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये एग्ज़ाम में इतनी बार पूछा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इसको आप जितनी स्टार चाहो अपने पास से लगा सकते हो कि इतना इम्पोर्टेंस है इसका। क्यों? भीमबेटका का ये जो हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल का, ये उसका स्थल है। तो यहाँ पे हुआ क्या है? मध्य पाषाण काल में यहाँ पे भीमबेटका जो गुफा है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इस गुफा में बनाया गया है चित्रकारी, यानी कि
वहाँ पे शिकार करते हुए लोगों के द्वारा बैठ करके कोई बात हो रहा है तो उसका वहाँ पे फिगर बनाया गया है। किसमें? भीमबेटका गुफा में। तो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछता है कि भीमबेटका गुफा किस काल से संबंधित है, पुरा पाषाण से कि मध्य पाषाण से या फिर नव पाषाण काल से। तो वो किससे है? मध्य पाषाण काल से। वही मध्य पाषाण काल जहाँ पे शुरुआत हुआ था पशुपालन का। तो याद रखिएगा, पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मध्य पाषाण काल से, जहाँ पे हम देखते हैं भीमबेटका मिलता है गुफा मध्य प्रदेश में, वहाँ पे चित्रकारी की हुई है। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि भीमबेटका जो गुफा है ये यूनेस्को साइट हो चुका है। आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है कृषि की बात हो रही है। कृषि की बात हो रही है कि कृषि कब से शुरू हुई है? नवपाषाण काल में। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि खाद्यान्नों का उत्पादन यानी कि कृषि। तो आपने जो चार्ट बनाया था यहाँ पे ऐसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और यहाँ पे नवपाषाण। पूरा पाषाण में हमने देखा था पूर्व, मध्य, उच्च। मध्य में हमने देखा था तो कौन सी संस्कृति थी? फलक संस्कृति। उसके बाद हमने देखा मध्य पाषाण काल के बारे में। यहाँ पे हमने सबसे चीज़ पहले इम्पोर्टेंट देखा कि यहाँ पे एक एरिया था लंघनाज, फिर दूसरा एरिया हमने देखा था महादहा, फिर तीसरा एरिया दमदमा, उसके बाद सराय नाहर राय। ये सब पढ़ते हुए हमने फिर लास्ट में यहाँ पे देखा कि इसी समय मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ था क्या? पशुपालन। ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया। और मध्य पाषाण काल का ही एक फेमस क्षेत्र है जो है कौन सा? भीमबेटका। तो हमारा शॉर्ट नोट अभी तक इतना तैयार हो चुका है। अब हम चल रहे हैं नवपाषाण काल पे। तो हमने नवपाषाण काल में क्या देखा है? नवपाषाण काल में हमने देखा है कि यहाँ पे शुरुआत हो रहा है किसका? कृषि का। ठीक है, तो ऐसे आप नोट्स बनाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है? कृषि का विकास हो गया यहाँ पे। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ओके, आगे पढ़ते हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा। हमने नोटिस क्या किया यहाँ पे कि जो भारत का सबसे पुराना स्थल है कृषि का वो कौन है? वो है प्रेजेंट टाइम में लहुरा देव। कहाँ का? यूपी का जो संत कबीर नगर है जिला, वहाँ पे लहुरा देव जो स्थल है वो भारत का सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। कब उसका टाइमलाइन है? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। बट ये तो भारत का है। इससे पहले क्या था? ये देखिए, इससे पहले था मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में अब हो चुका है। तो इसीलिए अब ये भारत का सबसे प्राचीन नहीं रह गया है क्योंकि ये चला गया पाकिस्तान में। तो इसके बाद देखा गया कि अब देखते हैं भारत में सबसे पहले कहाँ मिला। तो भारत में लहुरा देव है जो कहाँ पे है? संत कबीर नगर में, उत्तर प्रदेश राज्य में। इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए कि सबसे पहला कृषि साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो या तो आपके ऑप्शन में लहुरा देव होगा या फिर आपके ऑप्शन में मेहरगढ़ होगा। दोनों में से एक ही होगा। और यदि दोनों होगा तो समझ लीजिए कि दोनों उत्तर सही है। बट अगर दोनों नहीं है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो अगर मेहरगढ़ हो तो आराम से इसको लगाइएगा, और यदि ये हो तो आराम से इसको लगाइएगा, और अगर दोनों हो तो दोनों सही हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। इसका क्या टाइमलाइन था हमने देख लिया, 9000 से 7000 ईसा पूर्व का। आगे क्या लिखा है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यहाँ पे ये देखिए मेहरगढ़ में यहाँ पे क्या मिला था? सबसे पहले गेहूँ मिला था, सबसे पहले गेहूँ। और भारत में जो चावल के सबसे पुराने साक्ष्य हैं वो कहाँ पे मिले हैं? कोल्डिहवा में मिले हैं। कहाँ पे ये है? इलाहाबाद में है। कौन सी नदी के पास है? बेलन नदी के पास है। इसका टाइमलाइन क्या है?
6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि भारत में सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो वो मिले हैं कोल्लिहवा में। और यदि गेहूं का पूछे तो वो होगा लहुरा देव। कहाँ पे? लहुरा देव। इंपॉर्टेंट है, यदि ऑप्शन में ये रहेगा तो ये भी सही है। किसके लिए? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है? चीन के यांगची नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। कहाँ पे? चीन में। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि विदेश की बात हो रही है, हमारे वहाँ की बात नहीं है, तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, ये देखिए मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। तो ये प्रश्न तो हमारे एग्जाम में नहीं आया है, बट यहाँ से ये प्रश्न आया है। इम्पोर्टेंट है, तो मक्का इम्पोर्टेंट है। कहाँ से मिला है? मैक्सिको से मिला है। बस आपको यही जानना है, बस और कुछ नहीं जानना है। मक्का कहाँ से इसका साक्ष्य मिला? सबसे पहले मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ है? आप देखोगे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे है मैक्सिको है। तो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से मिला है मक्का का सबसे पहला साक्ष्य। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है? बाजरा कहाँ से मिला है? चीन से मिला है। सोरगम कहाँ से मिला है? पूर्वी अफ्रीका से। राई कहाँ से मिला है? दक्षिण पूर्व एशिया से। और जई कहाँ से मिला है? यूरोप से मिला है। तो ये सब चीज़ अगर आप जानते रहोगे तो ठीक है, अगर नहीं जान रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस करना है वहाँ पे जो मिला है हमें भारत में। आगे बढ़िए, मेहरगढ़ से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है कि कहाँ से हमें मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, तो वो है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए, गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास मतलब नॉर्मली ज़मीन को गड्ढा कर करके यहाँ पे और गड्ढा करके यहाँ पे रहना। तो ये है क्या? गर्त आवास, यानी कि गड्ढा बना करके उसको कवर करके ऊपर से इसके अंदर रहना, इसको बोलते हैं गर्त आवास। ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से ही मिला है, जहाँ पे कुत्ते के साथ मानव का कंकाल भी दफनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, गर्त आवास कहाँ पे? बुर्ज होम। कुत्ते का कंकाल मानव के साथ कहाँ पे? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है? इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसकी बात कर रहा है ये? बुर्ज होम की बात कर रहा है। तो ध्यान देना है कि बुर्ज होम की खोज मतलब किसने की थी? तो डी टेरा और पीटरसन ने। कब किए थे? 1935 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। ज़्यादा नहीं, बट 20 से 30% बस, कि किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी बुर्ज होम की? डी टेरा एवं पीटरसन जी के द्वारा 1935 में। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है? ये देखिए, गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। अब आप देखिए, जो आप चार्ट बना रहे हो उसमें ये चीज़ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो कि जो हमने बताया अभी आपको, यहाँ से शुरू हुआ है नवपाषाण काल। तो इसमें जो लहुरा देव है और ये जो मेहरगढ़ है, फिर यहाँ पे देखिए ये कोल्लिहवा है, और फिर यहाँ पे ये 3 जगह हो गया। उसके बाद ये बुर्ज होम। तो आपने जो बनाया होगा नवपाषाण ऐसे चार्ट, उसके नीचे ये सारा तीनों नाम आप लिख लीजिए अच्छे से। लहुरा देव, कोल्लिहवा, और उसके बाद अभी जो पाकिस्तान में कौन सा था? मेहरगढ़। और फिर नीचे आकर के आप बुर्ज होम लिख लीजिए अच्छे से। ये सब किसके स्थल है? नवपाषाण काल के। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? देख ले यहाँ पे, यहाँ के लोग नहीं, गुफर काल का अर्थ होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुहा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। ओके, आगे बढ़िए। फिर देखिए, चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सिंगों से निर्मित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगला स्थल कौन सा आ गया? चिरांद। कहाँ पे है ये? बिहार में है। कौन सा स्थल है ये? नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिला है कि यहाँ से जो ये हड्डी से जो बना रहे हैं हम लोग उपकरण, किससे बना है वो? हिरण की सिंग से बना है। तो एग्जाम में अगर पूछ दे आपसे कि हिरण के सिंग से निर्मित उपकरण हमें कहाँ पे मिले हैं, तो वो मिले हैं चिरांद से, जो कि बिहार में है। इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए,
आगे क्या लिखा है, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऐसे ही पढ़िए, हटा दीजिए, आगे बढ़िए। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमारे आता है कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हमें या तो ऑप्शन में रहेगा कर्नाटक, या तो ऑप्शन में रहेगा मैसूर, या फिर रहेगा ऑप्शन में वेल्लारी, या फिर ऑप्शन में रहेगा संगनकल्लू। तो इन चारों में से ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। इसके लिए राख के टीले नवपाषाण काल के, तो आपको ये तो नहीं पूछेगा कि नवपाषाण काल के, बस आपको एग्जाम में ये आएगा कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो प्राप्त हुए हैं या तो कर्नाटक, या तो मैसूर, या तो वेल्लारी, या तो संगनकल्लू। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, ये क्या लिखा है, पिकली हल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लीजिए इसको कि यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। लेकिन सबसे फेमस कौन है, ये एरिया कर्नाटक का। आगे बढ़िए, ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के चले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि हमने क्या देखा नवपाषाण के बारे में, यहाँ से क्या देखे हमने, यहाँ पे बुर्ज होम है सबसे पुराना, जहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। और इससे भी पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ लहुरा देव, और फिर ये कोलिहवा, फिर ये मेहरगढ़, ये एरिया। इसका जो जो क्वालिटी है आप खुद से लिखते जाओ, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा होता जाएगा। आप ये जितना भी स्थल मैं बता रहा हूँ आप लिखते जाइए, और उसके आगे जो जो क्वालिटी है 1 से 2 शब्द में बस लिख करके आप शॉर्ट फॉर्म में नोट बना के छोड़ दीजिए। और यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख लीजिए कि आग का उपयोग कब से शुरू हुआ है, तो नवपाषाण काल से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि पूरा पाषाण काल में न ही पशुपालन था, न ही कृषि था। मध्य पाषाण काल में जब हम लोग आए हैं तो वहाँ पे पशुपालन प्रारंभ हो गया है। उसके बाद जब हम नवपाषाण काल में आए हैं तो वहाँ पे आग की खोज हो गई है और कृषि की खोज हो गई है। तो नवपाषाण काल का इम्पोर्टेंट मतलब इन्वेंशन क्या है उस समय का, एक तो आग और दूसरा कृषि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये काम हुआ है कहाँ पे, नवपाषाण काल में। इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछा है कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो तांबा है, तांबा है, तांबा है। बार बार एग्जाम में आया है ये। तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो है तांबा। आगे बढ़िए। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। किसकी बात हो रहा है, किस चरण की बात हो रहा है, नवपाषाण काल की। तो इसी वजह से इस काल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें पत्थर भी शामिल हैं और तांबे भी हैं, यानी कि इन दोनों चीज़ों के औजार हैं उस समय। तो इसीलिए उस काल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ताम्र पाषाणिक। यानी कि इसमें तांबा भी है और पाषाण ये पत्थर भी है, तो दोनों को मिला करके क्या हो गया, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जिसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से बुलाते हैं क्या, कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति किस समय का है, तो वो है नवपाषाण काल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ का है, नवपाषाण काल का। आगे बढ़िए। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था, यानी कि उस समय दोनों चीज़ों को मिला करके बनाया जाता था औजार। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ कहाँ कहाँ हैं वो देख लीजिए। कहाँ कहाँ है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में तथा दक्षिण पूर्वी भारत में। पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस यही जानिए आप कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। आगे बढ़िए। आगे क्या है इधर, ये देखिए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना एवं गिलूद। ये क्या बात कर रहा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी कि जब आप ऐसे मैप देखो, यहाँ पे ऐसे अपना मैप है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे अपना ये राजस्थान है। तो ये बात कर रहा है दक्षिण पूर्वी, यानी कि
इधर आप आओगे तो ये हो जाएगा दक्षिण, और इधर आओगे तो ये हो जाएगा पूर्वी, यानी कि ये एरिया, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये क्या है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पे जो एरिया है कौन कौन सा, अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना और गिलोद। तो यहाँ पे खुदाई हुई है, तो यहाँ से क्या क्या मिला है वो देखते हैं। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछ दे कि बनास घाटी कहाँ पे है, तो वो है राजस्थान में है। और अगर ये पूछ दे आपसे कि अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना, गिलोद, या तो पूरा नाम ऐसे दे दे, या तो इसमें से कोई एक नाम दे दे और पूछे ये किस घाटी का ये स्थल है, तो ये है बनास घाटी का स्थल है। ये इम्पोर्टेंट था, आगे बढ़िए। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए टफ क्वेश्चन बनेगा वो, तो याद रखिएगा। अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना और गिलोद। आगे क्या है, अहाड़ का प्राचीन नाम तांबावती अर्थात तांबा वाली जगह है अहाड़ की। आगे बढ़िए। गिलोद, बालाथल, उजियाना में घरों की चारदीवारी से घिरा गया था। मतलब जो ये एरिया है गिलोद, बालाथल, उजियाना, यहाँ पे जो घर होते थे वो चारों ओर से बाउंड्री से घिरे गए थे। उसके बाद आगे बढ़िए। अहाड़ के पास गिलोद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। यानी कि जो पक्की ईंटें हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो पक्की ईंटें की शुरुआत थी ये नवपाषाण काल में ही शुरू हो गई थी। तो मतलब कितना डेवलप वाली बात है कि उस समय मिट्टी जो ईंटा बनाया जाता था उसको आग में पकाया जाता था, तो पक्की ईंटें बनती थी उस समय। तो कितनी मतलब पुरानी डेवलप कल्चर है हमारी, सोचिए आप लोग कि ये मतलब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये ठीक है पक्की ईंटें से बनी है, बट उस समय की बात है। सोचिए नवपाषाण काल की बात है, उस समय में भी ईंटें पका करके लोग बना रहे थे मकान। तो कितना डेवलप था हमारा सोसाइटी उस समय में भी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, पक्की ईंटें भी लगी हैं कहाँ पे, गिलोद में। तो एग्जाम में अगर आपको पूछ दे कि कौन सा वो नवपाषाण काल स्थल है जहाँ पे पक्की ईंटें के मकान मिले हैं या फिर पक्की मकान के घर है, तो वो है गिलोद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं, गिलोद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अहाड़ संस्कृति। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व की बात है ये, अहाड़ संस्कृति की। और इसी के बाद 1500 ईसा पूर्व के बाद ही हमारे देश में आने शुरू हुए कौन, आर्य। तो यहाँ की बात हो रही है अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृद भांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृद भांड परंपरा विशिष्ट रही है। क्या बात हो रहा है कि ये जो अहाड़ संस्कृति है, कहाँ पे बात हो रही है, ये बात हो रही है राजस्थान की। तो एग्ज़ाम में सीधे आसान सा क्वेश्चन आता है कि अहाड़ संस्कृति हमारे देश में किस राज्य में थी, कौन सी अहाड़ संस्कृति, तो ये थी राजस्थान में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइमलाइन कौन सा है, 2100 से 1500 ईसा पूर्व। ये बाकी से, ये जो बाकी है यहाँ पे, ये अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियान, गिलोद, इनसे डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट इस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो बने थे वो लाल व काले लेप तो थे ही, बट साथ ही साथ में उस पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई थी। तो उस टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा बदलाव वाली चीज़ें थी। तो ये इसी वजह से ये अलग है अहाड़ संस्कृति। तो ये कहाँ की है, ये है राजस्थान की। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ एवं नवादा टोली प्रमुख स्थल है। तो यहाँ पे दोस्तों हम हर राज्यों में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्थल है नवपाषाण काल के वो देख रहे हैं। तो अभी हमने अच्छे से देखा है कि नवपाषाण काल में सबसे पहले राजस्थान में जो जो स्थल हैं उसमें हमने देखा अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना एवं गिलोद, ये थे राजस्थान में। उसके बाद हम अब चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से नवपाषाण काल के स्थल हैं। तो उसमें है एक मालवा, दूसरा कायथा, तीसरा एरड़, चौथा नवादा टोली। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नवादा टोली नवपाषाण कालिक स्थल किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। इम्पोर्टेंट है इसका उत्खनन, तो किसने करवाया था,
HD संकालिया ने। किसका? नवादा टोली का। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। किसने करवाया था? HD संकालिया। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्तकार घर मिले हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे चित्रकारी हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दे दिया अगर कि चित्रकारी वाला, तो वो है आहार संस्कृति में। और वहीं पे अगर ये पूछ दे कि किसके मूल मृदभांड पे ज्यामितीय आरेख होते थे, तो वो है कहाँ के? नवादा टोली के मृदभांड। यानी कि नवादा टोली में जो बनते थे मिट्टी के बर्तन, उसमें जो है उसके ऊपर चारों ओर ज्यामितीय आरेख से उसको डिजाइन किया जाता था। इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़िए। अगला क्या है? कायथा संस्कृति। ये MP की बात हो रही है अभी, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पई लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे आप, तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि वो कौन सा नवपाषाणकालिक स्थल है जहाँ से जो हमें मृदभांड मिले हैं वो प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सी संस्कृति है या फिर वो कौन सा नवपाषाणकालिक स्थल है जहाँ से मिलने वाले मृदभांड हमें प्राक हड़प्पाई लक्षण दिखाते हैं। तो वो कौन से हैं? वो है कायथा संस्कृति। कहाँ के? MP के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। तो हमने मालवा के बारे में पढ़ा, यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने मध्य प्रदेश के कायथा और एरड़ की, ठीक है, जो भी था हमने देख लिया, कायथा में जो इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़िए, इसमें क्या है? पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सा स्थल है? इनाम गांव। ये बार बार एग्जाम में पूछा है कि इनाम गांव कहाँ पे है। तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? पश्चिमी महाराष्ट्र में। ये इनाम गांव भी नवपाषाणकालीन स्थल है। तो यहाँ के देखते हैं ये क्या है? ये जो है किलाबंद बस्तियाँ हैं। ओके, पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल इनाम गांव के बाद और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। अहमदनगर जिले में है जोरवे, निवासा और दैमाबाद। तो आप लिख लीजिए महाराष्ट्र में कौन कौन सी संस्कृति रही है? जोरवे, निवासा और दैमाबाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमने पढ़ा राजस्थान के बारे में, फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो इन 3 राज्यों में हमने देखा क्या क्या संस्कृति है। तो हम देख रहे हैं तीसरे में, जोरवे, निवासा, दैमाबाद, इनाम गाँव। आगे बढ़िए। जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गाँव, प्रकाश और नासिक, इतने जो संस्कृति वाले गांव थे, कहाँ पे थे? ये थे महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। कौन से? ये सभी किसके हैं? जोरवे संस्कृति। यानी कि ये जो सारी संस्कृति हैं, इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृति कौन सी है? जोरवे संस्कृति। कहाँ पे है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए, आगे क्या है? आगे इसमें ये लिखा है, अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए, अब जोरवे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, उसमें देखिए 200 स्थल है इसमें जोरवे में, तो इसलिए सबसे बड़ा है वो। बट जोरवे स्थलों में भी सबसे बड़ा कौन सा है? निवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव में से सबसे बड़ा है कौन? दैमाबाद सबसे बड़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे है ये? गोदावरी के पास है। तो बस आपको ऐसे ध्यान देना है कि जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी जो संस्कृति है दैमाबाद, वो सबसे बड़ी स्थल है। आगे बढ़िए। या फिर आपको ऐसे ही पूछ देगा कि दैमाबाद कौन से संस्कृति का स्थल है, तो ध्यान देना है ये किसका है? जोरवे संस्कृति का। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है। क्या? दैमाबाद, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं यहाँ से हमें जानने का। आगे बढ़िए। निवासा, निवासा क्या बात कर रहा है? ये जोरवे संस्कृति का स्थल हमने ऊपर देखा है, यहाँ पे ये देखिए
हमने अभी जोरवे में दैमाबाद को देखा है, अब देख रहे हैं नेवासा। जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से क्या मिला है हमें? पटसन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि कौन से नवपाषाण कालिक स्थल से हमें पटसन का साक्ष्य मिला है, तो पटसन हमें मिला है कहाँ से? नेवासा से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या फिर या तो ऑप्शन में आपके ये रहेगा नेवासा, या फिर संस्कृति अगर दे देगा तो उसमें होगा जोरवे संस्कृति। तो पटसन हमें कहाँ पे मिला है? किस नवपाषाण कालिक स्थल से? नेवासा से या फिर जोरवे संस्कृति से, जो कि कहाँ पे है? MH महाराष्ट्र में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। यानी कि ये जो टोटीदार, जैसे कि आज के टाइम में आप देखते होगे मटका मिलता है, मटका मिलता है ना प्रेजेंट टाइम में, ऐसे स्टैंड पे रखते हो आप, ठंडा पानी रखते हो उसमें, तो यहाँ पे एक टोटी लगा रहता है जहाँ पे पानी गिरता है आपके बर्तन में, बोतल में। तो उसी तरह का टोटी लगा होता था उस समय के। सोचिए मतलब कितना डेवलप था कि उसमें भी लोग टोटी लगाते थे। तो ये बात हो रहा है कि टोटीदार जो पात्र थे, जो बर्तन थे, वो सबसे फेमस एरिया कहाँ पे है? वो है जोरवे संस्कृति में। तो ये विशिष्ट पहचान है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में टोटीदार पात्र कहाँ पे थे? जोरवे संस्कृति में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछे टोटीदार पात्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे, तो वो थे जोरवे संस्कृति में। आगे बढ़िए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को मृतकों का यहाँ पे क्या होना चाहिए? मृतकों को, या फिर चलो ठीक है को भी सही है, मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप जो देखते होंगे कि जो मृतकों के जो अस्थि जो होते हैं वो कलश में रखे जाते हैं। तो सोचिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है जोरवे संस्कृति से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो अस्थि में जो अस्थि रखे जाते हैं हम लोग कलश में, इसकी शुरुआत हुई है जोरवे संस्कृति से, महाराष्ट्र से। और यहाँ पे रख करके इसको हम लोग कहाँ पे रखते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे। यानी कि अगर ये आपका ऐसे घर है तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक ऐसे ही कई कलश में ज़मीन के नीचे रख दिया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहाँ से आया है? ये मृतकों को अस्थि जो है वो स्थल में रखने का, जोरवे संस्कृति का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इसको एक बार पढ़िए और 30% बस ध्यान दीजिए कि चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान कहाँ पे मिले हैं? इनाम गांव से, जो कि महाराष्ट्र में है। बस 30% ये मतलब आप इसको इम्पोर्टेंस दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? पश्चात की अवस्था 1300 ईसा से पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। आगे बढ़िए, यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। यानी कि हमने इतना पढ़ा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, अन्नागार मतलब ऐसा कमरा, ऐसा स्थल जहाँ पे हम लोग अन्न इकट्ठा करके रखते थे, तो उसको बोलते हैं अन्नागार। इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि वो कौन सा नवपाषाण कालिक स्थल है जहाँ से हमें अन्नागार मिला है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा इनाम गांव। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। तो इनाम गांव से हमें क्या मिला है? अन्नगार मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं फिर आगे क्या लिखा हुआ है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिराद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु राजबर, ढीबी और बीरभूम जिले में महसी दल उल्लेखनीय ताम्रकालिक स्थल है। कहाँ की बात हो रही है? ये चिरांद की। कहाँ पे है ये? बिहार में है। उसके बाद किसकी बात हो रही है? बर्धमान जिले के
पांडु राजा ढीबी और वीरभूमि जिले की, जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ के कौन से स्थल की बात हो रही है, यहाँ के महिष दल की बात हो रही है। ये ताम्रकालिक स्थल है। तो बस ये हमें पढ़ना है, यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुए हैं वे हैं बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। जानना है बस, ऐसे ही छोड़ देना है। आगे बढ़िए। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र और गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। यानी कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे, बिहार में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी मिलते थे। तो बस ये पढ़ना है और छोड़ देना है। आगे बढ़िए। क्या लिखा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। ओके, आगे बढ़िए। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। ओके, आगे बढ़िए। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा लाइन है। कहाँ पे चरखे और तकलियाँ मिली हैं, तो वो मिली हैं मालवा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। आगे बढ़िए। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, इनाम गांव से, जो कि महाराष्ट्र में है, हम लोग देखे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अभी तक हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है। यहाँ से तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, चरखी और तकलियाँ कहाँ से मिली हैं, मालवा से। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, इनाम गांव से। बस ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है अभी तक। आगे पढ़िए। आगे क्या है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की ऋषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि ऋषभ साण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है कि टफ क्वेश्चन हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये पूछ दे कि नवपाषाण में कौन से जानवर को या फिर कौन से पशु को धार्मिक पंथ का प्रतीक माना जाता था, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि नवपाषाण काल में कौन से जानवर को धार्मिक पंथ का प्रतीक माना जाता था और गाय दे दे, भैंस दे दे, ऊँट दे दे और सांड दे दे, तो सांड या वृषभ, तो यही है धार्मिक पंथ का प्रतीक। कब की बात हो रही है, ये नवपाषाण काल की बात हो रही है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक पंथ का प्रतीक था ऋषभ या सांड। आगे देखिए। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे उत्तर दक्षिण कहाँ पे, महाराष्ट्र में डेड बॉडी को रखा जाता था उत्तर और दक्षिण। वहीं पे जब आप जाओगे साउथ में तो वहाँ का क्या सिस्टम था, पूर्व पश्चिम, ऐसे। ये था साउथ में और ये था महाराष्ट्र में। बस ये जानना है, बेसिक सी बात है। ये आपके वनडे एग्जाम में नहीं, मतलब जो भी हमारा वन लाइनर एग्जाम होता है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि उत्तर दक्षिण का दे देगा कहाँ पे है, ये है यहाँ पे दक्षिण भारत में, और ये वाला दे देगा यहाँ पे, मतलब उल्टा कर देगा। तो आपको ये बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना है। आप अपने नोट्स में ऐसे करके बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 100 और यहाँ पे लिख लीजिए दक्षिण भारत।
और यहाँ पे ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 100 और यहाँ पे लिखे क्या, महाराष्ट्र। इतने से ही आप जब भी अपने नोट खोलोगे आप समझ जाओगे कि 100 ऐसे रखा जा रहा है कहाँ पे, दक्षिण भारत में, और ऐसे रखा जा रहा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान टेंडेबल बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरी तरह से सावधान कहाँ फॉलो होता था, पश्चिमी भारत में, और आंशिक सावधान कहाँ फॉलो होता था, पूर्वी भारत में। तो ये भी आप ऐसे याद कर लीजिए कि पश्चिम में इस साइड में, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा आप देखिए ऐसे ऐसे, तो ये जो पश्चिम साइड है यहाँ पे क्या था, पश्चिम साइड में संपूर्ण टोटल, और ये जो आंशिक था पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में क्या था, आंशिक। आप ऐसे मैप बना करके छोटे से रूप में कहीं भी आप नोट कर लीजिए कि क्या था, पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में क्या था, आंशिक समाधान। बस आगे बढ़िए। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 442 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर है। वो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बट ये मतलब 20%, तो मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ ना कि 20% मतलब बहुत रेयर चांस है कि ये पूछे आपको। आगे बढ़िए। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में क्षेत्रीय ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू तेज क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सीकर झुंझुन क्षेत्र, आप ये सब ऊपर का छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं आने वाला। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये सीकर झुंझुन क्षेत्र यहाँ पे कि कौन सी खान थी, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे कौन सी थी, तांबे की समृद्ध खान थी ये सीकर झुंझुन क्षेत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। और कब की है ये है हमारी, हमने पढ़ा है कौन सा है, किस काल की बात हो रही है, ये हो रही है नवपाषाण काल की। तो इम्पोर्टेंट है, सीकर झुंझुन क्षेत्र राजस्थान का फेमस है तांबे की समृद्ध खानों के लिए। आगे बढ़िए। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगरन कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हल, संगलन कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ की बात हो रही है ये बात हो रही है दक्षिण भारत की। ये एरिया सब बता रहा है, यहाँ से क्या मिला है, ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ मिली हैं यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, आगे दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। सोचिए, मतलब जो ये पूरा भारत है इसमें उत्तर भारत में आपको मिल रहा था क्या, कृषक संस्कृति, यानी कि कृषि होता था यहाँ पे ज़्यादा स्तर में। और साउथ इंडिया में क्या मिला है, चरवाहा संस्कृति साउथ में। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में किसान, मतलब कि कृषक संस्कृति है। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है। अब यहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ लिया इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में जो हमारे इतिहास में जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये हमारे एग्जाम में बार बार आता है कि भारत का सबसे पहला पुरातत्व सर्वेक्षक कौन था, तो वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये हमारे भारत के सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षक रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ से बन गया। दूसरा पूछता है यहाँ से कि यहाँ से वर्ष, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक
बनाया गया था। यानी कि ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण जो था इसको हमने बहुत ही अच्छे से क्या कर दिया, इसको केंद्रीकृत, मतलब कि अब वो सेंटर के द्वारा उस चीज़ को कंट्रोल किया जाने लगा कि कहाँ पे क्या उत्खनन हो रहा है, क्या मिल रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ सेंटर कंट्रोल करने लगा। कब से? 1901 से। उस समय कौन थे यहाँ के वायसराय? वो थे लॉर्ड कर्जन। तो इनके द्वारा ये चीज़ किया गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जब ये बनाया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो उसके सबसे पहले महानिदेशक कौन थे? वो थे जॉन मार्शल। तो यहाँ पे पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में सबसे पहले नियुक्त होने वाले वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और यहाँ पे महानिदेशक सबसे पहले बनने वाले थे जॉन मार्शल। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग, अंतर है दोनों में बेसिक सा। आगे देखिए, वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो ठीक है, यहाँ से आपको इन दो प्रश्नों पे ध्यान देना है, इस पे और इस पे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये था हमारा। अब हम चलते हैं, देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। इसमें देखिए सबसे पहले पूछा है रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, हमने पढ़ा है क्या थे वो भूगोल वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे वो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन में, ये क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट ये थे भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद। कहाँ से थे ये? ब्रिटिश, मतलब ये इंग्लैंड से थे। उसके बाद क्या लिखा है? जूलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट वुडफुस्ट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। बट अगर आप ये पूछोगे कि सबसे सही कौन होगा, तो बी होगा। बट ए और बी दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ये भूगोल वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो हमने पढ़ा है थॉमस, पूरा नाम क्या था इनका? यहाँ देखिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर, किसके आधार पर? सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य और लोहा युग की त्रियुगी विभाजन किसने किया था? क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने। इनके द्वारा ये मतलब किया गया था विभाजन की ये जो समय है पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, ये मतलब डिसाइड किए थे कौन? ये क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसे वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। हमने बहुत ही डिटेल्स देखा है, कहाँ शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। आगे बढ़िए, आपने अपने शॉर्ट नोट में बनाया है, तो यहाँ से यही फायदा होता है कि आप फटाफट पशुपालन मध्य पाषाण काल। यहाँ पे देखिए, ये वहीं पे ये एक्सप्लेन किया है कहाँ कहाँ पे, दो जगह पे हुआ था, आदमगढ़ में और बागोर में। आदमगढ़ मतलब मध्य प्रदेश, बागोर मतलब राजस्थान में। तो या तो दोनों होगा आपके ऑप्शन में, या तो एक होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या बनता है यहाँ से? मध्य पाषाणिक प्रसंग, यहाँ पे देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, कौन सा? ये आदमगढ़, इंपॉर्टेंट है, तो आदमगढ़ होगा यहाँ पे। आगे बढ़िए, ये क्या लिखा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? महादहा में भी मिला था और सराय नहर राय से भी मिला था। यहाँ पे कितना मिला था? 3 कंकाल, यहाँ पे 4 कंकाल। हमने ऐसे आपको नोट करवाया है। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे महादहा जो कि प्रतापगढ़ में है, बड़ी मात्रा में हड्डी मिला है, सिंह निर्मित उपकरण मिला है यहाँ पे। जो जी.आर. शर्मा महादहा में 3 क्षेत्रों को डिवाइड किए थे, कौन कौन से? झील एरिया, बूचड़खाना और कब्रिस्तान, 3 एरिया हमने पढ़ा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण मिले हैं, हमने अच्छे से देखा है। आगे देखिए, और यहाँ से अल्प मात्रा में मिले हैं। अगला है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। क्या? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ कहाँ मिले हैं? हमने 2 जगह देखा है, सराय नहार राय से और महादहा से। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सही है। आगे देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो हमने देखा था 3 कहाँ से और 4 कहाँ से, तो इसका से उत्तर क्या होगा? दमदमा से 3, और 4 कहाँ से था? वो था सराय नहर राय से। दोस्तों, अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि 2 ऑप्शन सही है, तो ये तो मतलब ये प्रश्न ही गलत है, तो हाँ सही बात है। अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ रहा है और तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन ही गलत है। आगे बढ़िए,
आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ से, यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि देखिए कहाँ से कहाँ मिला है। प्रतापगढ़ में जो है महादहा है, ये दोनों लिखा हुआ है। 5 वर्षों से उत्खनन चल रहा था, ठीक है। 41 मानव सावधान मिले हैं, इन सावधानों से युग्म सावधान मिले हैं। 3 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चीज़ हमने देख लिया। यहाँ से 3, यहाँ से 4 कंकाल। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है। अगला है यहाँ पे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि आपको बस ये बताना है कि कृषि का प्रारंभ कब से हुआ था। तो हमने देखा अच्छे से नवपाषाण काल में शुरू हुआ था कृषि का। ओके, आगे बढ़िए, यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। सबसे पहला तो हमने पढ़ा है नर्मदा घाटी में मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। तो आप अगर ये नाम न याद कर पाओ तो कोई बात नहीं, बस आपको बस ये जानना है कि जो नर्मदा घाटी है वहीं पे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। कहाँ पे, भारत में। नर्मदा घाटी कहाँ पे है ये, भारत में। ये जो यहाँ से ऐसे बहती है नदी, उसी में मिला है क्या, मानव का सबसे पहला साक्ष्य। आगे बढ़िए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, वही क्वेश्चन है, तो नर्मदा घाटी। आगे बढ़िए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि सबसे पहले मानव ने कौन सा सबसे पहला अनाज यूज किया था, प्रयोग किया था, तो कौन सा है, जौ है। इसके बारे में देखते हैं डिटेल से क्या कह रहा है ये। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई है। आगे देखिए, अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। क्या कह रहा है कि देखिए ये जो अनाज है ये पहले से विद्यमान थे, बट जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। तो इसका मतलब ये है कि जंगली घास के रूप में विद्यमान थे ये सभी अनाज के पौधे। इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़िए। जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए, किसकी दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, तो सर्वप्रथम जौ का 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहा है, प्रश्न क्या दिया है, मानव द्वारा पूछा है। तो मानव द्वारा मतलब पूरे विश्व पे, यानी कि पूरी पृथ्वी पे बात हो जा रही है ये। तो सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया था, वो एरिया देखिए, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य। कौन सा एरिया है वहाँ पे, पश्चिमी एशिया। वहाँ पे सबसे पहले जौ को उगाया गया था। कब उगाया गया था, 8000 ईसा पूर्व में उगाया गया था सबसे पहले। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में इसी समय में आसपास में गेहूं भी उगाया जाने लगा, बट सबसे पहले जौ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रहे कौन सा एरिया, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित जो है पश्चिमी एशिया। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है। हमने अभी देखा है पूरे विश्व में सबसे पहला अनाज कौन सा और कहाँ पे देख लिया। अब पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ पे हुआ है ये, लहुरा देव। कहाँ पे, लहुरा देव। ये देखिए अभी हाल ही में जो अभी हुआ है रिसर्च, उससे ये है। अगर आप देखोगे पुराने वाले से, तो वहाँ पे क्या है, मेहरगढ़ है। बट नए वाले रिसर्च के हिसाब से क्या है, लहुरा देव। पुराने वाले के हिसाब से मेहरगढ़ क्यों है, क्योंकि अब ये चला गया है कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो अब हम लोग भारत का इसको मान रहे हैं, लहुरा देव। आगे देखिए क्या लिखा है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन सा मिला है यहाँ पे, अनाज, चावल। लहुरा देव में क्या मिला है, चावल मिला है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। तो इसीलिए देखिए ये क्या लिख रहा है, 7000, ये है 9000, यानी कि जब ईसा पूर्व की बात होती है तो ये जो देखिए 9000 है ना, तो ये पहले आया है। 9000 के बाद आता है 8000, फिर आया है 7000। तो इसीलिए ये अब जो नवीन जो खोज हुआ है उसके आधार पे अब हो गया है कौन सा एरिया,
लहुरा देव कहाँ का, यूपी का, किस ज़िले में, संत कबीर नगर ज़िले में। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे और क्या लिखा है उसको अच्छे से देखिए, समझिए पहले यहाँ पे। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ये क्या कह रहा है, दोनों में अंतर समझिए। सबसे पहले चावल कहाँ पे मिला है, तो वो मिला है लहुरा देव में। और यहाँ पे क्या लिख रहा है कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कोल्डिहवा में मिला हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो मिला हुआ है चावल यहाँ पे लहुरा देव में, तो ये जो दोस्तों ये इस हिसाब से है कि सबसे प्राचीनतम कृषि के हिसाब से लहुरा देव है। बट अगर सिर्फ आपको ये पूछे कि सबसे पहला चावल का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो वो होगा कोल्डिहवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा बहुत बेसिक सा अंतर है ये, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, माना जाता है उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा। यानी कि अगर यहाँ पे ये पूछ दे कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला जगह कौन सा है, तो वो है लहुरा देव। वही यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। पूर्व की भांति मतलब सेम टू सेम यही हो जाएगा, मेहरगढ़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों 2010 का है, तो उस समय पूछ रहा है कि उपमहाद्वीप में, यहाँ पर पहले देख लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों टोटल आते हैं 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में। कौन कौन से, एक अपना प्यारा इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और लास्ट में आप देखोगे मालदीव, मालदीव। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 देशों से मिला करके क्या बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बुरजहोम, मेहरगढ़, ब्रह्मगिरी और कोल्डिहवा। तो अगर भारत का पूछता, सिर्फ भारत का, तो वहाँ पे क्या होता, सिर्फ भारत का लहुरा देव। और सिर्फ ये पूछता कि चावल सबसे पहले कहाँ मिला भारत में, तो क्या होता, कोल्डिहवा। बट यहाँ पे क्या पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के बारे में, तो क्या होगा, मेहरगढ़। आगे बढ़िए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर सेम टू सेम मेहरगढ़। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसकी बात कर रहा है, कृषि का। तो क्या उत्तर होगा, मेहरगढ़। आगे बढ़िए, 15 के बाद 16, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे हुए हैं ये, मेहरगढ़ से, भारत में। ये देखिए 2018 में पूछा है, बट ऑप्शन में मेहरगढ़ क्यों सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए और कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मेहरगढ़ सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर यहाँ पे ये भी नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, तो फिर यहाँ पे ई होता, बट मेहरगढ़ में तो रहा है ना कभी न कभी, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़िए, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़। देखिए कितना मतलब मैक्सिमम जो है उत्तर मेहरगढ़ ही सही हो रहा है। आगे बढ़िए, इसका क्या लिखा हुआ है। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 एवं 3500 ईसा पूर्व है। यानी कि इसमें जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए किली गुल मोहम्मद ये जो है, और ये कालीबंगा ये भी हैं सबसे पुराने जो है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलने वाले जगह, बट ये जो है थोड़े से बाद में आया है। कब, 4000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, पर मेहरगढ़ कब का है, 7000 ईसा पूर्व का है। तो इसलिए सबसे प्राचीनतम पूछा है, तो मेहरगढ़ सही है। आगे बढ़िए,
निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। हमने देखा था 2 एरिया था जहाँ से मिला था, तो उसमें एक है बागोर भी, तो इम्पॉर्टेंट है आपको, इसलिए दोनों एरिया पता होना चाहिए। तो एक क्या था? आदमगढ़, और दूसरा ये है बागोर। आदमगढ़ कहाँ का? मध्य प्रदेश का। राजस्थान का बागोर, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? हमने बहुत अच्छे से देखा था, किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। क्यों चालकोलिथिक? क्योंकि इस समय में जो औजार बनते थे उसमें पत्थर और प्लस तांबा दोनों मिलता, मतलब दोनों मिला करके बनता था, तो इसीलिए इसको कौन सा युग बोला जाता है? चालकोलिथिक युग, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। आगे क्या है? ये आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। देखिए इसमें क्या क्या सही होगा, ये देखिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, हमने देखा है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये तो मतलब परिचित थे ना, इसको ये गलत होगा यहाँ पे। देखिए, और ऐसे प्रश्न में जैसे आपको लगे कि हाँ ये 2 नंबर नहीं है, तो आप सीधे ऑप्शन पे आ जाइए, सीधे ऑप्शन पे आइए। 2 कहाँ कहाँ है? देखिए सही है, इसको हटा दिए। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है। अब आपके पास बस 2 ऑप्शन बचा है, ए और डी। आगे पढ़िए अब। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ बिल्कुल था, एक साधन था उसका। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो ये क्या कह रहा है? जो मृदभांड वहाँ के जो मिट्टी के बर्तन थे, क्या उस पर ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी? तो वो बिल्कुल सही बात है, उकेरी गई थी। तो ये क्या होगा इसका? पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, दूसरा गलत है, तो हम अपने 1, 3, 4 ए में है। ओके, आगे बढ़िए। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था। तांबावाती, तांबा वाला स्थान है वो, और यहाँ पे हमने देखा था। फिर यहाँ पे गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार हुआ है। आगे देखिए, मृदभांड जो है वहाँ पे काले रंग की उसमें ज्यामिति आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? हमने अच्छे से पढ़ा है मेहरगढ़ में। आगे बढ़िए। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? हमने देखा था, कौन? संकालिया, यानी कि HD सांकलिया ने। आगे बढ़िए, क्या था यहाँ पे? नवादा टोली किस राज्य में है? हमने आपको इसलिए बताया था कि राज्य का नाम बता रहा था कि ये जगह यहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कैसे? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अच्छे से हमने देखा है इसको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहिर। यानी कि ये आपको नहीं जानना है, बस ये जानना है कि ये बृहत पाषाण जो है ये मेगालिथ क्या है, ये यहाँ पे समाधि है। बस इतना जानना है आपको, और इसके आगे नहीं जानना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या पूछा है? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला हमने बहुत अच्छे से देखा था डिटेल में। क्या लिखा था वहाँ पे? संगन कल्लू। देखिए यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल लिखा हुआ था। कर्नाटक में मैसूर के पास वेलनारी जनपद में कौन सा स्थल है? संगन कल्लू। यहाँ पे नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने देखा है कि यहाँ पे गुफाओं में चित्र मिले हैं, तो शैल चित्र के लिए फेमस है ये। कहाँ पे है ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण जो है सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें क्या क्या है चित्र में, ये देखिए, हाथी, सांभर, हिरन, और गुफाओं में जो है जो जीवन के जो मतलब भिन्न भिन्न जो रंग हैं, तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है पेंटिंग के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो हमने पढ़ा है रायसेना। ये अब्दुल्लागंज तो नहीं, छोड़िए, रायसेन इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। भारत में किस
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? हमने देखा है वावंकर, वीसी वावंकर। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए रायसेन जिले में भीमबेटका 1957 में किसने? वीएस वावंकर ने इसकी खोज की थी, जो कि यूनेस्को साइट बन चुका है अब। आगे बढ़िए। भीमबेटका को किसने खोजा? हमने अभी देखा ऊपर, यहाँ पे ये देखिए नाम वही है, यहाँ पे ये बूंदी था, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। क्या लिखा है? गैरिक मृदभांड पात्र जिसको बोलते हैं ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये किसके द्वारा हुआ था? ये हस्तिनापुर में हुआ था। यहाँ पे देखिए अभी इसका डिटेल, ये देखिए गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांडों के नमूनों के कारण गेरुवाड़ी गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी कि ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण किया था। किसने? बीबी लाल। तो अब आने वाले एग्जाम में आपको ये नाम आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बीबी लाल। आगे देखिए क्या लिखा है? ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? हमने देखा था महाराष्ट्र में कैसे दफना रहे थे वो लोग, उत्तर से दक्षिण। हमने आपको ऐसे बताया था और कहा था, यहाँ पे आप महाराष्ट्र लिख लीजिए, यहाँ पे 100 लिख लीजिए। तो क्या था ये देखिए उत्तर से दक्षिण। ओके, आगे बढ़िए। यहाँ पे उसी का डिटेल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? हमने अच्छे से देखा है बुर्ज होम में, जो कि श्रीनगर में है। यहाँ पे देखिए जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम में नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी वहाँ प्राप्त हुआ है। और यहीं पे कहाँ पे? ये श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में ही गर्तावास भी मिले हैं, यानी कि गड्ढों में घर मिले हैं। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे भी वही प्रश्न सेम टू सेम, मानव के साथ कुत्ते के मतलब कहाँ दफनाए गए हैं? बुर्ज होम में। आगे देखिए गर्तावास कहाँ पे है? हमने देखा है बुर्ज होम में। आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऐतिहासिक स्थल और क्यों वो प्रसिद्ध है वो बताना है। अगला क्या है? देखिए यहाँ पे ये मतलब ये पूछा क्या है? सही सुमेलित पूछा है यहाँ पे। तो बुर्ज होम, यहाँ पे शैलकृत देव मंदिर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे 100 के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो पहला हटाइए, तो कौन सा सही है? पहला यहाँ पे हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, यानी कि तीसरा तो सही है। और तीसरा हमने पढ़ा भी है, गणेश्वर क्यों फेमस है? ताम्र कलाकृति के लिए फेमस है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कौन सा पढ़ा था हमने? राजस्थान में। कौन सा एरिया पढ़ा था? वहाँ पे सीकर झुनझुन क्षेत्र, जो तांबे की जो समृद्ध कारखाने हैं उसके, यानी कि जो तांबे की खान है उसके लिए फेमस है ये। तो वहीं की बात हो रही है गणेश्वर। तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ा है। हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इसमें इसके बारे में नहीं था, बट ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, चंद्रकेतुगढ़। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों इसमें सही है। तो 2 और 3 डी ऑप्शन होगा, डी। देखिए यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है क्या डिटेल में। यहाँ पे ये है कि बुर्ज होम 1935 में खोजा गया, डी टेरा एवं पीटरसन जी के द्वारा। ओके, उसके बाद देखा गया कि यहाँ पे गर्तावास है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। तो ये तो बुर्ज होम का हमने देख लिया। आगे देखिए ये हमने इसमें नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे डिटेल्स में जो बता रहा है उसमें दिया है कि चंद्रकेतु कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। क्यों फेमस है ये? टेराकोटा कला के लिए है। वहाँ पे कौन सी नदी थी? विद्याधारी नदी। तो ये अब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है इसमें अपने घटना चक्र में। तो ये हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। या तो डायरेक्ट पूछ देगा कहाँ पे है, तो डायरेक्ट पूछे तो याद रखिए चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और ये फेमस है टेराकोटा कला के लिए। ओके, आगे बढ़िए। हमने फिर उसके बाद गणेश्वर के बारे में पढ़ा है कि ये फेमस है ताम्र प्रासादिक पुरास्थल के लिए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र से। तो हमने देखा था किसके? लेखैया से। यहाँ पे देखिए क्या है? डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से विंध्य क्षेत्र के कहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से।
ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, बट फिर भी ठीक है, दिया है तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं। अगला क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवेश किया। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या है इसके। यहाँ देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। देखिए, जब जलवायु परिवर्तन हुआ और शुष्कता बढ़ी तभी तो वो लोग परिवर्तन किए, तो यानी कि आर भी सही है और यहाँ पे ए भी सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये ए और आर सही है। और यहाँ पे देखिए शुष्कता बढ़ी है तभी तो लोग पलायन किए हैं, तो वो उसका अच्छे से व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो किसका है वो, संस्कृति का है। क्योंकि जब वहाँ से कोई चीज़ मिलता है तो हम लोग यही देखते हैं ना कि वहाँ पे क्या संस्कृति थी, क्या कल्चर था वहाँ पे, तो वो उसी का है। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक हमने देखा था अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये। इनके बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, हमने इनके बारे में भी पढ़ा था। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो कहाँ पे ये, भोपाल में है। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये भी और दूसरा ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया है बट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है, भोपाल में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नाम क्या हुआ है आपको ये नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है कि मानव संग्रहालय कहाँ पे है, भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश में। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। कौन सा, मानव संग्रहालय। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अब हम अगले दिन वीडियो में देखेंगे अपने, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है उसे हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपका रिव्यू हो वो कमेंट करिए, हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।